हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय आधार पाठ्यक्रम के साथ। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नया विषय आधार पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आधार पाठ्यक्रम एक्चुअल में इसको FC के नाम से आप लोग जानते हो, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो आधार पाठ्यक्रम के दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट या FC फर्स्ट कहते हैं उसको, और ये भाषा का होता है। ठीक है, भाषा में हिंदी और अंग्रेजी की भाषा होती है, जबकि FC सेकंड जो है वो पर्यावरण अध्ययन और योगा एवं ध्यान का होता है। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट जो है वो भाषा का होता है, जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा होती है, और दूसरा पेपर जो है FC का, वो FC सेकंड, वो किसका होता है बच्चों? वो होता है पर्यावरण अध्ययन और योगा एवं ध्यान का होता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी। देखो, सामान्यतः देखा जाता है कि महाविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का कोई टीचर नहीं होता है, कोई शिक्षक नहीं होता है। पहले ये कुछ समय पहले व्यवस्था बनाई गई थी कि पर्यावरण के अध्ययन के लिए जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं उनसे कुछ फीस लेकर के और कुछ समय के लिए एक शिक्षक को या टीचर को रखा जाए जो उसका सिलेबस पूरा कर दे। लेकिन बहुत समय तक यह व्यवस्था नहीं चल पाई, और अब वर्तमान में इसके लिए कोई अलग से शिक्षक नहीं होता। कभी इसमें वोकेशनल पढ़ाने वाले टीचर को रख दिया जाता है, कभी इतिहास का व्यक्ति जो है वो पढ़ा रहा होता है, कभी जूलॉजी का व्यक्ति पढ़ा रहा होता है, कभी बॉटनी का व्यक्ति पढ़ा रहा होता है, कभी कोई एक यूनिट पढ़ाता है, कभी 2 यूनिट पढ़ाता है। और बहुत से महाविद्यालय में, अधिकांश 90% मैं कह सकता हूं कि महाविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का कोई टीचर नहीं है और ना ही इसका सिलेबस कराया जाता है। तो आज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, और उसका पहला चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो नया विषय क्या है ये कि पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हो बेटा? इन्वायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। पर्यावरण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एनवायरमेंट। ये है पर्यावरण। ठीक, तो देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी जीव कभी भी शून्यता या निर्वात में नहीं पाया जाता है। यदि जीव और पौधे का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। यदि जीव और पौधों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण एंड एनवायरनमेंट, इसमें सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, पर्यावरण का इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस अपने को ये पूछना है पर्यावरण में, पर्यावरण का परिचय और उसका महत्व। ठीक है, पर्यावरण का परिचय एवं उसका महत्व। ठीक है, पर्यावरण का परिचय एवं उसका महत्व, ये पहला चैप्टर है। ठीक है ना? ये जो है पर्यावरण का जो अपने को पढ़ना है उसमें ये क्या है? पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन में पहले देख लें कि इंट्रोडक्शन में देखें कि जीवन कभी भी शून्यता अथवा निर्वात का मतलब है कि जहां कुछ भी ना हो। निर्वात में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवन कभी भी शून्यता या निर्वात में नहीं पाया जाता है। यदि जीवों और पौधों का अध्ययन किया जाए, जीवों और पौधों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है
पता चलता है पता चलता है पता चलता है कि पता चलता है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। सभी जीव और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं कि सभी जीव और पौधे पौधे क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भर है। सभी जीव और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे गाय, हिरण, हाथी आदि सभी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। आदि सभी गाय, हिरण, हाथी आदि सभी किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है? इसी प्रकार से शेर, चीता, भालू आदि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना? आदि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। आप इसी तरह से देखें कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पोषण के लिए मृदा पर निर्भर होते हैं। मृदा से वो खनिज और जल अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए एक किस पे? मृदा पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना? मृदा पर निर्भर होते हैं। अतः प्रत्येक जीव, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव सजीव जो भी है ना? प्रत्येक जीव सजीव अपने चारों ओर से पदार्थों से घिरा हुआ है। अपने चारों ओर पदार्थों से घिरा हुआ है। चारों ओर पदार्थों से घिरा हुआ है। जो चारों ओर पदार्थों से घिरा हुआ है, जो कि क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या है, अपन ने क्या पढ़ा? जीवन कभी भी शून्यता या निर्वात पे नहीं पाया जाता। यदि जीवों और पौधों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि सभी जीव क्या होते हैं? जीव और पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि आप गाय, हिरण, हाथी आदि सभी पेड़ पौधों देखते हैं, आदि सभी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसी प्रकार से शेर, चीता, भालू आदि जो है वो सभी क्या है? जीवों पर निर्भर होते हैं। और यदि हम देखें कि पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? मृदा पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव या सजीव जो है अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है? पदार्थों से घिरा हुआ है। और ये सभी पदार्थ जो हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? वातावरण का निर्माण करते हैं।
ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अर्थात, नेक्स्ट आप कर लेंगे अर्थात पर्यावरण प्रत्येक जीव के की संपूर्णता को, अर्थात पर्यावरण प्रत्येक जीव की संपूर्णता को प्रदर्शित करता है ना। संपूर्णता को पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण जो है या एनवायरमेंट जो है प्रत्येक जीव की संपूर्णता को प्रदर्शित करता है और उसकी उत्तरजीविता या प्रजनन और उसकी उत्तरजीविता अथवा क्या प्रजनन को, उसकी उत्तरजीविता या प्रजनन को अवसर प्रदान करता है, ठीक है। पर्यावरण जो जीव जो है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, पर्यावरण से घिरा हुआ है, और वो पर्यावरण जो है उसके सर्वाइवल के लिए क्या होता है, अवसर प्रदान करता है। सर्वाइवल में क्या है, उसकी उत्तरजीविता या उसके प्रजनन को के लिए क्या करता है, अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, दो प्रकार। नंबर एक है, पहला है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट। और दूसरा होता है दीर्घ वातावरण, ठीक है, दीर्घ वातावरण, मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, वह जो जीव के अंदर है या उसके आसपास स्थित है, ठीक है ना। मतलब कि वह वातावरण जो जीव के अंदर है, अंदर होता है और उसके आसपास पाया जाता है। जीव के अंदर होता है और उसके आसपास पाया जाता है, तो उसको कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है दीर्घ वातावरण। यह बाहरी व सूक्ष्म वातावरण में यह बाहरी अथवा सूक्ष्म वातावरण में पाई जाने वाली भौतिक एवं जैविक दशाओं को प्रदर्शित करता है। जैविक दशाओं को प्रदर्शित करता है। जैविक दशाओं को प्रदर्शित करता है। यह बाहरी अथवा सूक्ष्म वातावरण में पाई जाने वाली भौतिक एवं जैविक दशाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो जो पर्यावरण है मुख्यतः दो प्रकार का है, सूक्ष्म वातावरण है, दीर्घ वातावरण है। वह वातावरण जो जीवों के अंदर होता है और उसके आसपास पाया जाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म वातावरण। और दीर्घ वातावरण किसको कहते हैं, वह वातावरण जो बाहरी अथवा सूक्ष्म वातावरण में पाई जाने वाली भौतिक एवं जैविक दशाओं को प्रदर्शित करता है, उसको कहते हैं दीर्घ वातावरण, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है इसका क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है परिभाषा, ठीक है। डेफिनीशन
ठीक है, पर्यावरण की डिफिनीशन या परिभाषा। पर्यावरण एक संश्लेषित शब्द है। पर्यावरण एक संश्लेषित शब्द है। संश्लेषित शब्द है। पर्यावरण एक संश्लेषित शब्द है, मतलब वो कुछ शब्दों से मिलकर के बना है। जो पर्यावरण एक संश्लेषित शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? पहला है परि और दूसरा है आवरण, वर्ण। दूसरा क्या है? वर्ण। ठीक है, पहला है परि और दूसरा है वर्ण। परि मतलब क्या होता है? परि मतलब होता है चारों तरफ। परि मतलब है चारों तरफ। परि इक्वल टू है चारों तरफ। और आवरण मतलब है घेरने वाला। ठीक है, घेरने वाला। परि मतलब है क्या? चारों तरफ। और आवरण मतलब है घेरने वाला, मतलब चारों तरफ से घेरने वाला। अर्थात नेक्स्ट इसमें अर्थात वह सब कुछ जो जीवों को, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से क्या है? घेरे हुए है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरी हुई है क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। कुछ परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की निम्न परिभाषाएं दी है। पर्यावरण की निम्न परिभाषाएं दी है। निम्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे नंबर एक फर्स्ट है कौन? फिटिंग। FITTING फिटिंग। ठीक है, फिटिंग ने बताया कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का संपूर्ण योग, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का संपूर्ण योग, पारिस्थितिक कारकों का संपूर्ण योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है। संपूर्ण योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। किसने बताया है? फिटिंग ने ये बताया कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का संपूर्ण योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिक कारक क्या है? पारिस्थितिक कारक में आप जैविक और अजैविक घटक, ठीक है ना, जैविक और अजैविक घटक, मतलब कि आपके चारों ओर क्या होंगे? जैविक घटक होंगे। और अजैविक घटक में क्या होगा? पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे, क्लाइमेटिक कारक होंगे। क्लाइमेटिक का मतलब क्या है कि लाइट है और पानी है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अजैविक घटक में ये सारी चीजें होंगी। दूसरे वैज्ञानिक है नंबर 2। दूसरे वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है? एजी टॉन्सले। खूब नाम सुना होगा आपने, एजी टॉन्सले। ठीक है, एजी टॉन्सले, ठीक है, एजी टॉन्सले। इन्होंने ये बताया कि प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिस पर जीव निवास करते हैं। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग, प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग, प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव क्या करता है? निवास करता है।
जिसमें जीव जिसमें जिसमें जीव जीव निवास करता है, जिसमें जीव निवास करता है, जिसमें जीव निवास करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो ये दो वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक हैं, तीसरे साइंटिस्ट हैं, क्या है? रॉस जेएस। रॉस जेएस रॉस जेएस का क्या कहना है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, एक बाह्य शक्ति है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। इस तरह से कुछ वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे हैं, महत्वपूर्ण यही है। तो जो मान्य परिभाषा है वो इन सब से निकल के आती है कि जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली जीवों की अतः मान्य परिभाषा जो है वो क्या है? मान्य परिभाषा है कि जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली आसपास की जीवों की क्रियाओं को प्रभावित जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली आसपास की सभी जैविक एवं अजैविक क्रियाएं, सभी जैविक एवं अजैविक क्रियाएं, ठीक है, जैविक एवं अजैविक क्रियाएं का योग, जैविक एवं अजैविक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। मान्य परिभाषा क्या है? जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली आसपास की सभी जैविक एवं अजैविक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सबसे मान्य परिभाषा है। तो आपने इसका क्या देख लिया? परिभाषा भी आपने देख लिया। इसके बाद क्या है? पर्यावरण के घटक। नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि अगली हेडिंग अपन ले लें पर्यावरण के घटक, ठीक है। पर्यावरण के घटक मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। पर्यावरण के घटक क्या है? ठीक है, ठीक। तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक हैं। 3 घटक हैं। पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? अपन पहले इनके हेडिंग पढ़ लें। नंबर 1 है क्या? पहला है स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल, पहला है स्थल मंडल। दूसरा क्या है? पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल। दूसरा क्या है बेटा? जल मंडल। और तीसरा क्या है? तीसरा है वायु मंडल, ठीक है ना। जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। जल मंडल को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर। और वायुमंडल को क्या कहते हो?
वायुमंडल को कहते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पर्यावरण के कितने कंपोनेंट हैं? पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक है। क्या है? पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। ठीक है, तो अपने को एक एक करके इनको तीनों को पढ़ना है। तो पहला क्या है? स्थल मंडल। ठीक है ना, पहले अपने को पढ़ना है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। ठीक है ना, तो लिथोस्फीयर, लिथो मतलब क्या होता है? रॉक्स, चट्टाने। मतलब कि वह मंडल या वह स्थल जो किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है, उसमें हार्ड या कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, उसको कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है ना, तो यह कठोर चट्टानों का बना भूपृष्ठ है। इसमें क्या है? यह कठोर चट्टानों का बना क्या है? भूपृष्ठ है। भूपृष्ठ है। ठीक है ना, भूपृष्ठ है। यह कठोर चट्टानों का बना भूपृष्ठ है जिसकी सतह पर सभी जीव पाए जाते हैं। जिसकी सतह पर सभी जीव पाए जाते हैं। जिसकी सतह पर सभी जीव पाए जाते हैं। यह कठोर चट्टानों का बना क्या है? भूपृष्ठ यानी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट है ये। ठीक है, अर्थ क्रस्ट है। भूपृष्ठ मतलब अर्थ क्रस्ट है जिसकी सतह पर सभी जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना, पाए जाते हैं। यह मुख्यतः खनिज पदार्थ को प्रदर्शित करता है। या इसमें क्या है? इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? इसमें मुख्यतः खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं बेटा? इसमें मुख्यतः खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं आग्नेय चट्टानों को इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। इग्नीशियस रॉक्स भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें आती हैं इसके अंतर्गत। औषाधी चट्टानें आती हैं इसके अंतर्गत। और औषाधी चट्टानें आती हैं और इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी जो है परिवर्तनशील या मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो जिनको कहते हैं परिवर्तनशील चट्टानें आती हैं, है ना। परिवर्तनशील चट्टानें जो है इनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आती हैं। तो इसमें ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें, औषाधी चट्टानें और परिवर्तनशील चट्टानें जो है इस स्थल मंडल में ये पाई जाती हैं, क्योंकि लिथोस्फीयर है। तो लिथो मतलब क्या है? चट्टानें हैं। ये पूरा किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। और इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीव, पेड़ पौधे जो भी है, मतलब जीवन जो है वो किसमें पाया जाता है? इसी में पाया जाता है। ठीक है ना, स्थल मंडल में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है, नेक्स्ट क्या है? दूसरा अपन देखें तो दूसरा क्या था? जल मंडल। ठीक है, दूसरा है जल मंडल। ठीक है, जल मंडल को क्या कहते हो? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यह वास्तव में जल जो है, वास्तव में जल कहाँ पाया जाता है? इसी में पाया जाता है, स्थल मंडल में ही। वास्तव में जल स्थल मंडल में ही पाया जाता है। वास्तव में जल जो है वो कहाँ पाया जाता है? स्थल मंडल में ही पाया जाता है। स्थल मंडल का ही
पार्ट है, लेकिन अपन इसको क्या है अलग से इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जल मंडल जो है हाइड्रोस्फीयर उसमें पाया जाता है जिसमें सभी प्रकार का जल, जिसमें जिसमें सभी प्रकार का जल, सभी प्रकार का जल, जैसे कौन कौन सा जल, सागर, महासागर, झील, नदी, तालाब, झील, नदी, तालाब। अब जलाशय है, भूमिगत जल आदि, भूमिगत जल आदि पाए जाते हैं, है ना, आदि पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जल जैसे सागर, महासागर, झील, नदी, तालाब, जलाशय है, वह भूमिगत जल आदि सभी प्रकार का जल जो है इसमें जलमंडल में पाया जाता है ना। सभी प्रकार का जल आदि पाए जाते हैं। पृथ्वी में कुल जल का, एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए कि पृथ्वी में कुल जल का पृथ्वी में कुल जल का 97%, 97% जल क्या है, जल समुद्री जल है ना, समुद्री जल है। 97% जल जो है वो किसका है, समुद्री जल है। तो दो हो गए इस तरह से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा देख लें, थर्ड सी जिसको आपने लिखा है। तीसरा क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि गैसों का सुरक्षात्मक आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए होता है। गैसों का सुरक्षात्मक आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वो क्या कहलाता है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है ना, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। गैसों का सुरक्षात्मक आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, क्या कहलाता है बेटा, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है तो क्या होता है, वायुमंडल यह भी भूमि और जल के समान पृथ्वी का भाग है। यह जो है यह भी भूमि और जल के समान पृथ्वी का ही भाग है। पृथ्वी का ही भाग माना जाता है। यह भी भूमि और जल के समान पृथ्वी का ही भाग माना जाता है, किंतु यह भूमि और जल के समान सघन नहीं होता। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, किंतु यह भूमि और जल के समान सघन नहीं होता है। सघन नहीं होता, भूमि और जल के समान सघन नहीं होता, ठीक है। परंतु इसमें क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर जो है वो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको आप कहते हो। तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, भार एवं दबाव होता है। लेकिन इसमें भार एवं दबाव होता है, लेकिन इसमें भार एवं
दबाव होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या पाया जाता है बेटा? मिश्रण पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। जैसे क्या है? O2। जैसे O2 जो है वो कितनी होती है? 21% होती है ना? O2 21%। और N2 कितनी है? N2 इसका 2 है 78% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहीं पे एक हेडिंग डाल लेनी है, क्या? जैव मंडल। ठीक है ना, जैव मंडल। जैव मंडल को क्या कहते हो? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर कहते हैं इसको, जैव मंडल को। ये जैव मंडल क्या है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव पाए जाते हैं। मतलब ये क्या है? तीनों का वो भाग है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल वायुमंडल का वह भाग वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव पाए जाते हैं, जिसमें जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जीव पाए जाते हैं, जैव मंडल कहलाता है या बायोस्फीयर कहलाता है। तो जैव मंडल क्या है भैया? क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। इसमें जीव एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं या अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसमें जीव एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन करते हैं। इसमें जीव जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्शन करते हैं। संपूर्ण संसार एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। संपूर्ण संसार जो है, संसार एक बड़ा इकोसिस्टम है। एक बड़ा यानी जाइंट इकोसिस्टम या लार्जेस्ट। ठीक है, संपूर्ण संसार एक बड़ा इकोसिस्टम है जो कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जो कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है। ठीक है ना। संपूर्ण संसार एक बड़ा इकोसिस्टम है जो कि किससे मिलकर बना होता है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है? थोड़ा जैव मंडल जो है ये भी अपने को मतलब कहने का ये कि जैव मंडल जो है वो पूरा का पूरा जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल को इंक्लूड करता है जिसमें कि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अपने को डिटेल में यही पढ़ना है। वायुमंडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं। क्योंकि वायुमंडल में वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं। क्योंकि वायुमंडल में वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं जिनकी विशेषताओं के आधार पर
जिनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें स्तर में स्तर मतलब लेयर, ठीक है, लेयर्स में या स्ट्रेटा कह सकते हैं, लेयर्स में विभाजित किया गया है। विभाजित लेयर्स में विभाजित किया गया है, इन्हें लेयर्स में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 है, पहला क्या है? पहला है क्षोभ मंडल। नंबर 1 है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये अपने को लिखना है। ट्रोपोस्फियर की विशेषता क्या है कि यह 0 से 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। 0 से 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह 0 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन सा? ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। यहाँ का तापक्रम जो है, यहाँ जो तापक्रम है वो क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम होता है ना, तापक्रम होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या है जमीन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या हिमालय है, ग्लेशियर है बहुत बड़े बड़े, है ना, ऊंचाई पर। तो वहां क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक ये होता है। फिर नेक्स्ट, इसमें प्रमुख गैसें जो है, इसमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं? O2, N2, CO2, H2O एक्सेट्रा जो है प्रमुख गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न मौसमी घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है कि इसमें विभिन्न मौसमी घटनाएं, जैसे क्या क्या? जैसे आंधी तूफान, घन गर्जना, जो बादल गरजते हैं, है ना, घन गर्जना, आंधी तूफान, घन गर्जना, विद्युत प्रकाश, जो बिजली चमकती है ना, विद्युत प्रकाश एक्सेट्रा, बाकी आप जानते हो, है ना। इसी मंडल में होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। विद्युत प्रकाश एक्सेट्रा जो है इसी मंडल में पाई जाती हैं या इसी मंडल में होती हैं, ठीक है। संवहनी हवाएं भी, जो हवाएं हैं, संवहनी हवाएं भी इसी मंडल में पाई जाती हैं, इसी मंडल में पाई जाती हैं। संवहनी हवाएं भी इसी मंडल में पाई जाती हैं। अर्थात यह कैसा है? अशांत मंडल है। अशांत अर्थात यह अशांत क्षोभ मंडल भी कहलाता है। अशांत क्षोभ मंडल भी कहलाता है। अशांत क्षोभ मंडल भी ये कहलाता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, क्या है? दूसरा यहीं से शुरू कर लेते हैं अपन। दूसरा है क्षोभ स्तर। क्षोभ
दूसरा है क्षोभ स्तर। ठीक है, क्षोभ स्तर। क्षोभ स्तर को क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रोपोपॉज जो है ये एक्चुअल में क्या है कि क्षोभ मंडल और इसके ऊपर का जो मंडल है ठीक है, उसके बीच का है। जैसे आप देखते हो ना कि इंद्रधनुष में जो कलर है वो एक कलर दूसरे कलर पे जहां से स्टार्ट होता है वहां पे क्या रहता है? मिक्स्ड रहता है। ठीक है ना, कुछ दूर पर यदि एक कलर है और जैसे वो समाप्त होने लगता है और दूसरा स्टार्ट होता है तो वहां पे एक बॉर्डर लाइन जो आती है वहां दोनों कलर कैसे होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। वैसे ही ये भी जो है ट्रोपोपॉज जो है वो क्या है? क्षोभ स्तर है और ये महज 1 किलोमीटर का होता है। तो 11 किलोमीटर तक ये था, तो ये कितने का रहता है? यह 12 से 13 किलोमीटर का होता है। यह 12 से 13 किलोमीटर का होता है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 12 से 13 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह क्षोभ मंडल, यह जो है क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाया जाता है। समताप मंडल के बीच पाया जाता है। समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाया जाता है। यहां ताप कम होने लगता है। यहां ताप कम होने लगता है। यहाँ पे ताप कैसा हो जाता है? कम होने लगता है। ठीक है, यहाँ ताप कम होने लगता है। हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं। हवाएं जो है यहाँ पे हवाएं चलनी क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं। हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ जो गैसें हैं वही रहती हैं। गैसें O2, CO2 गैसें, CO2, O2, CO2, N2, H2O एक्सेट्रा गैसें जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो क्षोभ स्तर है वो क्या है? महज 1 किलोमीटर का है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच पाया जाता है। यहाँ ताप कम होने लगता है, हवाएं बंद हो जाती हैं और क्या होता है? गैसें जो हैं वही पाई जाती हैं जो किसमें? क्षोभ मंडल में पाई जाती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा C, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को आप क्या कहते हो? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यह 13 से 40 किलोमीटर, यह 13 से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, यह 13 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह शांत स्तर है। यहाँ हवाएं वगैरह बंद हो गई हैं, तो यह कैसा है बेटा? यह जो है शांत स्तर है। यह शांत स्तर है। ठीक है, यहाँ हवाएं वगैरह जो हैं वो नहीं चलती हैं। यहाँ संवहनी हवाओं के स्थान पर क्षैतिज प्राकृतिक हवाएं चलती हैं। यहाँ संवहनी हवाओं के स्थान पर कौन सी हवाएं चलती हैं? क्षैतिज प्राकृतिक हवाएं बहती हैं, है ना? क्षैतिज प्राकृतिक हवाएं बहती हैं। ठीक है, क्षैतिज प्राकृतिक हवाएं बहती हैं। वायु दाब बहुत कम होता है। यहाँ पे एयर प्रेशर जो है, वायु दाब बहुत कम होता है। वायु दाब जो है वो क्या है? बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। आंधी तूफान बादल गर्जना आदि नहीं होती है। ठीक है, यहाँ
आंधी तूफान, आंधी तूफान, आंधी तूफान, बादल गर्जना, बादल गर्जना, गर्जना आदि आदि नहीं होते हैं, आदि नहीं होते हैं। आंधी तूफान नहीं आता, बादल की गर्जना वगैरह जो है किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में या सप्ताह मंडल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें धीरे धीरे ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है। इसमें धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या होता है, ताप ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाने पर ताप बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ये क्या हो गया, समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी जो है ओजोन मंडल। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर क्या है बेटा, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल। ठीक है, इसी को थर्मोस्फीयर, इसी को क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर। इसे थर्मोस्फीयर अथवा इसी को मीजोस्फीयर भी कहते हैं, अथवा इसी को मीजोस्फीयर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओजोन स्फीयर चाहे कहिए, चाहे आप मीजोस्फीयर कहिए, चाहे थर्मोस्फीयर कहिए, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पर ये जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज होगी, लेकिन ये जो क्या है, ओजोनोस्फीयर ही है एक्चुअल में। ठीक है, तो ओजोनोस्फीयर यह पृथ्वी से, यह जो है यह पृथ्वी से 41 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 41 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, 41 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, पृथ्वी से होता है। इसमें ओजोन गैस अधिक होती है, इसमें ओजोन गैस अधिक होती है, इसमें ओजोन गैस जो है वो अधिक होती है। ठीक है, इसमें ओजोन गैस अधिक, ओजोन स्फीयर है, ओजोन मंडल है, तो इसमें ओजोन गैस जो है वो अधिक होती है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी यानी यूवी रेज है ना, पराबैंगनी, इसमें पहले पराबैंगनी किरण यानी यूवी रेडिएशन है ना, यूवी रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणें या यूवी रेडिएशन से को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह क्या होता है, गर्म रहता है, इसलिए यह गर्म होता है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है, इसलिए ये क्या करता है, होता है गर्म होता है, इसलिए इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, वास्तव में इस मंडल में ओजोन गैस की उत्पत्ति, वास्तव में इस मंडल में ओजोन गैस बताओ O3। ठीक है, ओजोन गैस की उत्पत्ति जो है, ओजोन गैस की उत्पत्ति पराबैंगनी किरणों द्वारा O2 के निरंतर डिसोसिएशन से होती है, ऑक्सीजन के सतत या निरंतर है ना, सतत
डिसोसिएशन यानी वियोजन, है ना, वियोजन, वियोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हो, डिसोसिएशन, है ना, डिसोसिएशन, ठीक है। विघटन, वियोजन मतलब विघटन, सतत वियोजन से होती है। जो ओजोन लेयर बनती है वो ओजोन क्या होती है, जो O2 है उसमें पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है। और फिर टूट करके 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि O2 के वियोजन से जो ओजोन गैस है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ओजोन मंडल डी। इसके बाद नेक्स्ट है एक ई, क्या है आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल मतलब क्या है, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है आयनो मंडल, आयनोस्फीयर, यह सबसे ऊपर का मंडल है, यह सबसे ऊपर का स्तर है, यह सबसे ऊपर का स्तर है, ठीक है, यह सबसे ऊपर का मंडल है। यह 51 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें पराबैंगनी किरणें व सूर्य की रेडिएशन के कारण इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेडिएशन, ठीक है, इसमें यूवी रेडिएशन और सोलर रेडिएशन के कारण जो गैसें हैं वो आयनीकृत फॉर्म में रहती हैं। सोलर रेडिएशन के कारण गैसें आयनित अवस्था में, गैसें आयनित अवस्था में रहती हैं, गैसें कैसी रहती हैं, आयनित अवस्था में रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। हम लोग इसे थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो क्या होगा कि ट्रोपोस्फियर, एक बार पहले ये देख लो, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये क्या है, ट्रोपोस्फियर, ठीक। पहले सबसे शुरू वाला क्या है, ट्रोपोस्फियर है, जो जमीन से की सतह तक है। इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर है। और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है, ओजोनोस्फियर है, ओजोनोस्फियर। देखो क्या है कि ट्रोपोपाउस अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, इसके और इसके जहां से स्टार्ट होता है और ये समाप्त होता है उसके बीच का स्थान है, इस जगह का स्थान है। तो बहुत इसमें चेंजेस इसमें बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, केवल यहाँ क्या है कि थोड़ा हवाएं वगैरह जो है वो धीमी हो जाती है, बस। तो ये अपने आप को देखना, तो ओजोनोस्फियर है या मीजोस्फियर इसी को कहते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, आयनोस्फियर। नेक्स्ट क्या है, एक है यहाँ पे आयनोस्फियर, ठीक है, आयनोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर या मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, और लास्ट क्या मिलेगा, एक्सोस्फियर। लास्ट जो है, सबसे ऊपर जो है वो अनकाउंटेबल जो है वो क्या है बेटा, वो है एक्सोस्फियर, ठीक है। तो एक्सोस्फियर जो है वो बाहर है, वहां बहुत टेम्परेचर वगैरह तो वो है। मेन अपने को क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर एंड आयनोस्फियर, ठीक है। इसमें जो है ये एक रे डायग्राम से अपन समझ रहे हैं। और यहाँ सबसे नीचे क्या है बेटा, यहाँ पे है क्या, अर्थ है, ये क्या है, ये बेटा अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक।
पृथ्वी में पूरा क्या है, यहाँ पे पूरे जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी में क्या है, पूरे जीव जंतु एवं वनस्पति। यहाँ पे जीव जंतु एवं वनस्पति है ना, वनस्पति जो है वो ये सब किसमें पाए जाते हैं, पृथ्वी के एरिया में यहाँ पे निवास करते हैं। अब जब पृथ्वी से ऊपर अपन चलते हैं तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, यहाँ पर का कहलाता है ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर जो है वो कितना है, ये है 0 से 12 किलोमीटर का। मतलब पृथ्वी से ऊपर आप जाते हो 12 किलोमीटर तक तो ये पूरा एरिया कहलाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती है, 0 से 12 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है ना, 0 से 12 किलोमीटर। और इसी क्षेत्र में बेटा क्या होता है कि पैसेंजर प्लेन जो है, पैसेंजर प्लेन, ठीक है, जो हवाई जहाज वगैरह हैं वो इसी में उड़ते हैं। और जो हॉट एयर बैलून जो है, बैलून वो भी इसी क्षेत्र में उड़ते हैं, 0 से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो 15 से -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 15 से -56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला जो है यह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 13 से, ये जो है कितना, ये 13 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 13 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, -56 से -56 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, -56 डिग्री सेल्सियस से ये -2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ 2। ये कितने से कितने तक है, -56 डिग्री सेल्सियस से 2 में लिख दिया हूँ, से -2 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर। और इस क्षेत्र में रेडियो सोनेट जो है वो पाए जाते हैं। रेडियो सोनेट पाए जाते हैं। रेडियो सोनेट जो है जिनसे कि क्या होता है, डेटा एनालिसिस होती है। रेडियो सोनेट में यहां मैं लिख देता हूं डेटा एनालिसिस। यहाँ क्या होता है, डेटा एनालिसिस होता है। रेडियो सोनेट में क्या होता है, डेटा एनालिसिस होती है। ट्रोपोस्फियर से और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये यहाँ से और स्ट्रेटोस्फियर कितनी दूर है, 13 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस से, ये -56 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेडियो सोनेट पाए जाते हैं, मतलब डेटा एनालिसिस जो है इसके द्वारा यहाँ से होता है। अब इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर से जो मीजोस्फियर है उसका डिस्टेंस, स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर की डिस्टेंस कितनी है, 41 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, -2 डिग्री सेल्सियस से, -2 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर -92 डिग्री 92 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा था और -2 डिग्री तक आ गया था। इसके बाद फिर क्या है कि फिर से टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है और -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इस स्थान पर ओजोन स्फीयर में कि रेडियो सोनेट पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, रेडियो सोनेट पाई जाती है, जिनसे क्या होता है, डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है ना, रेडियो सोनेट पाई जाती हैं जिनसे क्या होता है डेटा एनालिसिस होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर से मीजोस्फीयर की दूरी कितनी है, 41 से 50 किलोमीटर तक है। यहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब यहाँ टेम्परेचर जो है फिर से क्या होने लगता है, घटने लगता है।
ठीक है, यहां से जब आप चले थे तो 15 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, घटा और -56 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ठीक है, फिर क्या होगा कि इससे ऊपर जब आप स्ट्रेटोस्फीयर में गए तो क्या हो गया, यहाँ पे -56 डिग्री सेल्सियस से फिर क्या होगा, थोड़ा बढ़ा तो -2 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इसके बाद फिर जब आप ओजोन स्फीयर या मीजोस्फीयर में गए तो -2 डिग्री सेल्सियस से फिर घटना शुरू हुआ और कितना हो गया, -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ क्या होती है, रेडियो सोनार, जो कि डेटा एनालिसिस में मदद करती हैं या डेटा एनालिसिस जिनसे होता है। इसके बाद आयनोस्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है वो होती है यहाँ से कितनी, यहाँ होती है 51 से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। 51 से 500 किलोमीटर तक की दूरी यहाँ पे होती है। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर कितना होता है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो -92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, -92 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो हो जाता है। और इस स्थान में क्या होता है औरोरा पाया जाता है। इस स्थान में क्या होता है, औरोरा होता है, औरोरा की स्थिति होती है। इस स्थान पर क्या होती है, औरोरा की स्थिति होती है। तो औरोरा क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार की लाइट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की किरणें जो है दिखाई देती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न कलर की जो है किरणें दिखाई देती हैं, ऑरोरा। ठीक है ना, तो ऑरोरा बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या है, आयनोस्फीयर है। इसके बाद क्या है कि यहाँ ये 500 किलोमीटर के 500 आगे का जो क्षेत्र है, आगे का क्षेत्र, ठीक है, आगे का जो क्षेत्र है वो क्या है, एक्सोस्फीयर है। 500 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या है बेटा, 500 किलोमीटर से आगे का जो क्षेत्र है वो एक्सोस्फीयर कहलाता है। और इधर जो है तो निरंतर टेम्परेचर जो है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। मतलब यहाँ 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जो है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसका जो एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रेटा है, जो लेयर हैं, उनका ये एक शॉर्ट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या कहते हैं, ये है डायग्राम जो है इसको कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जीव जंतु वनस्पति है, और इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, 0 से 12 किलोमीटर का ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, 13 से 40 किलोमीटर का स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, और फिर क्या है कि 41 से 50 किलोमीटर का एरिया जो है ये क्या है, ओजोनोस्फीयर का है, और फिर 51 से जो है 500 किलोमीटर तक है वो आयनोस्फीयर है, और 500 किलोमीटर से आगे जो है वो क्या है कि एक्सोस्फीयर है। यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बीच में टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और फिर यहाँ ओजोनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है, और फिर इसके बाद 92 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ओजोनोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है इस तरह से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का महत्व, तो इसमें जो है पृथ्वी में एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में थोड़ा सा लिख लें, पृथ्वी में एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में
एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 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 क्या है, नंबर 1 पहला है ब्रीथेबल एयर। ये क्या देता है बेटा? नंबर 1 है ब्रीथेबल एयर। ठीक है ना, इससे श्वास लेने के लिए क्या मिलती है? वायु मिलती है। ब्रीथेबल मतलब श्वास लेने के लिए इससे क्या मिलती है? एयर प्राप्त होती है। तो ब्रीथेबल एयर यह O2 प्रोवाइड करता है। मतलब ये क्या है? यह O2 प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? O2 प्रोवाइड करता है जो जीवों के श्वसन में सहायक होता है, होती है, जो जीवों के श्वसन में सहायक है। जीवों के श्वसन में सहायक है, जो कि क्या है? जीवों के श्वसन में सहायक है। प्लांट क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं? जिसमें ये ऑक्सीजन, जिसमें ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन O2 क्या है? छोड़ते हैं। O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और O2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, और यही O2 जो है क्या है? ब्रीथेबल एयर बनाती है। ठीक है ना। तो अब दूसरा अपने को देखना है। दूसरा क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है? एटमॉस्फेयर का दूसरा इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। दूसरा क्या है बेटा? प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। जो हानिकारक किरणें जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, तो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो इनसे हम लोगों को क्या करती है? या जीवों को प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम क्या है? रेडिएशन। एटमॉस्फेयर जो है एक आवरण बनाता है। एटमॉस्फेयर एक क्या बनाता है? एक आवरण बनाता है। एटमॉस्फेयर एक क्या बनाता है? आवरण बनाता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन को रोकता है ना, को रोकता है। एक आवरण बनाता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को क्या करता है? रोकता है। इसके लिए ओजोन लेयर विशेष तौर पर उत्तरदायी है ना। इसके लिए ओजोन लेयर O3 लेयर जो है, लेयर विशेष तौर पर उत्तरदायी है। विशेष तौर पर उत्तरदायी है। एटमॉस्फेयर एक आवरण बनाता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोकता है। इसके लिए O3 लेयर विशेष तौर पर क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है ना, विशेष तौर पर उत्तरदायी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर तीसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। एटमॉस्फेयर क्या है? टेम्परेचर को नियंत्रित करता है ना। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? सूर्य से आने वाली किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों को ये क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए जलवायु को स्थायी बनाए रखती हैं। इसलिए जो क्लाइमेट है, क्या होता है? स्टेबल रहता है। ठीक है ना। वो जो किरणें हैं वो क्या कर लेती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि CO2, मीथेन है ना, वाटर वेपर भी। ठीक है,
वाटर वाटर वेपर ये सभी मिलकर के क्या करते हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि वो नीचे तक पूरी नहीं आ पाती, फिल्टर होकर के आती हैं। इसलिए क्लाइमेट जो है स्टेबल बना रहता है और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा आता है। नेक्स्ट क्या है वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट नंबर क्या है, फोर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट नंबर क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, यह एक सिस्टम चलाता है, यह एक सिस्टम चलाता है, यह एक सिस्टम चलाता है। एटमॉस्फेयर एक प्रकार का सिस्टम चलाता है जो हवा, ताप और प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करता है, जो हवा, ताप और प्रेसिपिटेशन को क्या करता है, जो हवा, ताप और प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करता है। मतलब एटमॉस्फेयर जो है एक प्रकार का सिस्टम ड्राइव करता है जो हवा, ताप और प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। यह इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है। यह इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है, प्रोडक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है। ठीक है ना, मतलब ये हवा, ताप और प्रेसिपिटेशन को नियंत्रित करता है और इकोसिस्टम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद है वाटर साइकिल। एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्या है, जल चक्र। ठीक है, तो यह पानी को विभिन्न रूपों, जैसे वेपर, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, जैसे वेपर, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन वाटर, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन के द्वारा वाटर साइकिल के द्वारा वाटर साइकिल को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है ना, वाटर को नियंत्रित करता है। यह पानी के विभिन्न रूपों जैसे वेपर, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन के द्वारा वाटर साइकिल को नियंत्रित करता है। कौन, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बाद है सपोर्टिंग द बायोस्फीयर। नेक्स्ट है सपोर्टिंग द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है प्लांट और एनिमल लाइफ को टेम्परेचर, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। यह प्लांट एंड एनिमल्स को वो क्या करता है, रेडिएशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए क्या है कि ये पर्यावरण जो है इसमें अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, बायोस्फीयर पढ़ लिया, इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, इसके स्ट्रेटा पढ़ लिए हैं, है ना। एटमॉस्फेयर जो है उसके वायुमंडल के उसके स्ट्रेटा पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। तो बहुत सारी चीजें जो है अपन ने पर्यावरण की इसमें देख लिया है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि खास तौर पे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एफसी का सिलेबस है वो आपको जो नहीं पढ़ाया जाता उसको मैंने ये एक वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है,
एक इसी का एक मैं दूसरा पार्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि पर्यावरण जो है वो एक पार्ट इसका ये जो है वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।